तो रेस के बीच में आपको कब लगा अब नहीं? स्की का वो स्टेशन किया जो फर्स्ट स्टेशन था, उसके बाद ही मेरे को तो लगा अरे भाई अंधेरा देखने लग गया था मुझे तो नीसू थक गया वो रनिंग कम वो वॉकिंग ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं हम रनिंग में काफ़ी ज़्यादा लग गए। काफ़ी जो मेजर लैग रहा है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारा नीसू ने इक्वली परफॉर्म किया हर एक सेशन में, Right. और हमने शौकीन से जो प्लेयर फिटनेस का फ्लैग लेके प्लेयर फिटनेस का फ्लैग हमने लहराया। रश में इमोशनल कुछ भी नहीं था। काफ़ी लोग थे जो प्लेयर फिटनेस का फ्लैग देख के कह रहे थे कि हमारे को हमें भी आपके साथ फोटो भी करनी। अलग ही फीलिंग थी, बिल्कुल काफ़ी इमोशनल, बहुत इमोशनल था। हाईरॉक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खर्चा कितना आता है? हाईरॉक्स एक लग्जरी रेस है। ये हो गए 70,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होनी है, 1.5 से 2 लाख 1 लाख। एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, जिसकी जेब में पैसा है वही हाईरॉक्स फ्लैट देखें, सोचें 1 लाख खर्च कर रहे हो, 2 लाख खर्च कर रहे हो, मिलना इसके अलावा। हाईरॉक्स के ऑफिसी पार्टनर होंगे। नीसू बहुत जल्द एक और प्लेयर फिटनेस की ब्रांच मैडम उत्तम के नोएडा है, तो वो भी कंपनी की ही रहेगी बहुत जल्द। एक चीज़ है, जैसे ही हमने वो 4 राउंड थे उसके अंदर, 4 थे, 4 राउंड। हाँ 4 राउंड थे। जैसे एक राउंड कंप्लीट किया ना, जैसे मैंने वेट डिस्क को दिया उसके बाद पेन हुआ है। हाँ, उसको कैरी करते हुए परफॉर्म करते हुए आपको रियलाइज नहीं होगा। बाद जो मेरे को पेन हुआ, सारी की सारी मसले ऐसे स्टिफ हो गए, एकदम सेफ हो गए थे। फिर मैंने उनको हिला हिला के ठीक किया। अभी ठीक है, नहीं से परफॉर्म कर रहा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैंने वेट लिया, वेट लेते नॉर्मल, मेरे को ये समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। हम वेट लेके कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वेट उठा दिया तो फिर हम चल भी नहीं पा रहे हैं। चल नहीं पा रहे हैं। तो ये अलग एक्सपीरियंस था। हाँ, पर एक अच्छी चीज थी जो लग रहा था कि पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, आपको सबसे इजी स्टेशन कौन सा लगा? ओके, सबसे इजी तो सोचना पड़ेगा कौन सा था। स्की कह सकते हैं, लेकिन स्की के अंदर एक दिक्कत थी। रोइंग कहूंगा मैं, रोइंग रोइंग करेक्ट कहूंगा, क्योंकि रोइंग काफी इजी था, चेंजेबल था, हालांकि स्की भी था। एक चीज थी जो हमें पता भी थी और नहीं भी पता थी, कंफ्यूजन थी एक, कि क्या हम स्की और रोइंग का जो लेवल है, रिसर्च लेवल, वो कम बत्ती कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे को ये था कि पेनल्टी ना लग सके। अब आके हमने जो रूल बुक पढ़ी है और उसमें पता लगा कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल करेंगे। और उनकी जो रोइंग थी वो काफ़ी टाइट थी, इस नहीं स्की टाइट थी। रोइंग हमने बहुत स्मूथली किया। थर्ड या फोर्थ सेशन था, और फोर्थ सेशन के बाद हमारे को हर एक चीज़ इजी लगने लग गई थी। हमारी बॉडी ऐसे हो गई थी, अब थक नहीं रही है, फुल हीटअप हो गई थी, सब कुछ नॉर्मली है। सही बात है। स्टार्टिंग का जब हमने 1 लाख किया, अपना 1 किलोमीटर कंप्लीट किया, और जो हमने पहला जो स्की वर्क स्टेशन परफॉर्म किया, उसके बाद द थिंग वाज टोटली डिफरेंट। एकदम ब्लैंक था। हाँ, एकदम ऐसा हो गया था, बस अब कैसे होगा। रोइंग का एक चीज़ और है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ईजी था। आई थिंक निशु ने फर्स्ट 300 मीटर कंप्लीट किए थे, उसके बाद मैंने उसको ज्वाइन किया। 300 के बाद 300 से 800 तक मैंने स्ट्रेच कर दिया उसमें, मैं अपना हैंड ओवर किया। इन्होंने फिर वो 200 कंप्लीट कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमने वो इक्वली डिवाइड भी हो गया, 500। उसमें टाइम भी बचा है। टाइम काफ़ी बचा है, हमने ज़्यादा चेंज नहीं किया। अगर मैं कहूँ, मेरी कहोगे 500 में एक ही बार में स्ट्रेच कर दिया, तो ये एक टाइम सेविंग था। मैं क्यों कर पाया, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में रनिंग के बाद आपने पहले किया था, राइट करेक्ट तो आप वो थक गए थे रनिंग के बाद, वो कर रहे हो, तो 300 सफिशिएंट था। करेक्ट। और मैं उस टाइम पे रेस्ट लेना, नहीं तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है डुअल्स में। एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा रेस्ट कर रहा है। जो रेस्ट कर रहा है वो ज्यादा खींच सकता है। करेक्ट। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है, आप कैसे फॉलो करते हो? तो ये इवेंचुअली हमारे साथ तो हो गया बाय डिफॉल्ट। ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि मेरे को पहले 300 करना है, फिर 500 करना है, फिर 200 करना है। बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। बस हाँ, ये चीज है कि उस टाइम पे कॉम्बिनेशन हो गया। एक चीज हो रहा है, मेन तालमेल हमारा कैसे था, जब हम देख रहे हैं कि सामने वाला डाउन पड़ रहा है, या तो हम उसको मोटिवेट करते हैं 2-4 गालियां देके, कर भाई ये कंप्लीट करना है, या फिर हम समझ जाते हैं कि चेंज कर। आप आ जाओ, मैं देखता हूँ। देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर
डबल्स में आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में कर रहे हो, प्रो में कर रहे हो या ओपन में कर रहे हो, जिसके साथ कर रहे हो ना उसके साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है, बॉन्ड बॉन्ड है, बॉन्ड अच्छा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सही। मतलब सामने वाले को रियलाइज अपने आप हो जाना चाहिए कि यार अब चेंज करना है, अब तेरे को करना है, वो इतना इजी स्मूथ होना चाहिए कि उसमें टाइम वेस्ट। मेन चीज है कि हमारा जो पार्टनर है उसको पता होना चाहिए कि हम किस टाइम पे किस स्पीड में थक रहे हैं। राइट, अगर हम थक चुके हैं तो हमारे से पहले हमारे पार्टनर को पता। वो बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल करेक्ट। अगर हम बात करें स्लाइड पुश की, तो उसमें हमें काफी चेंज किया, क्योंकि चेंज इसलिए किया था क्योंकि मेरे तो पैर स्लिप हो रहे थे, बात पर ये शूज था निकल कि रहे थे। इतने महंगे शूज जो भाई ने लिए थे रिबॉक के, 12,000 रुपए के। नहीं नहीं, अब उसमें हुआ क्या था कि मैं ड्राइविंग करने गया, मैंने उसको बोला एक हाँ, चप्पल में है तो ड्राइव कर ले भाई, इसने माना नहीं है। मैं तो रिलायंस को पे गया था। ड्राइव करनी पड़ी, कोई और तो ऑप्शन था नहीं। तो वह थोड़े से टाइट मैंने टाई कर रखे थे, टाइट करने के बाद वो ना पैर सिर में दर्द होना स्टार्ट हो हाँ, गया, पैर में पेन होना स्टार्ट हो गया। मेरे को तो रेस से पहले ये टेंशन हो गई थी कि मैं कर भी पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को वो लगने लग गया था, कहते हैं ना कि वो घिसने लग जाता है पैर पे, वो सीन था। फिर मैंने शूज निकाले, चेंज करे, कपड़े चेंज करे, तब जाके कुछ रिलैक्स हुआ, फिर एक अलग से मोटिवेशन स्टार्ट हो गया कि हाँ यार अब तो सब फिट है। करे, नई चीज तो है, तो प्रिपेयर होके जाना जरूरी है, रिलैक्स होके जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है, रिबॉक के शूज अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं है, शूज भी मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर बहुत ज्यादा मैटर करते करते हैं यार, बहुत मैटर करते हैं। सो रेस के बीच में आपको कब लगा या फिर लगा या नहीं लगा कि अब नहीं हो? हैं। मैं तो इनिशियली, मैंने जैसे भी पहले बताया, अपना 1 किलोमीटर कंप्लीट किया, स्की का वो स्टेशन किया जो फर्स्ट स्टेशन था, उसके बाद ही मेरे को तो लगा अरे भाई अंधेरा दिखने लग गया था मुझे तो, आ, कैसे अगले 7 किलोमीटर होंगे और कैसे अगले 7 वर्क स्टेशन होंगे, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट इवेंचुअली कंप्लीट हो ही गया मैं सक्सेसफुली। आपको रियलिटी बताऊं, जब हमने स्की कंप्लीट किया, स्की में क्या था, एक तो वो हार्ड थी, अरे है ना, दूसरा हमने हमारे पास टाइम नहीं था वार्म अप करना, हमारी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल ठंडी थी। सबसे हाँ, बड़ा पॉइंट और कुछ कहीं ना कहीं हमने प्री वर्कआउट भी नॉर्मल दे रखा था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था हमारे पास। नहीं था। नहीं, तो हमारी टाइम लगता है बॉडी को हीटअप होने में या फिर एक वार्म अप होने में। राइट, वो हमारा रनिंग, हमने 1 किलोमीटर की, फिर स्की की, वहां जाके हुआ, लेकिन स्की के अंदर वो हार्ड थी, हमारी बॉडी वहीं पे एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट हो गई। एग्जॉस्ट हो गई। करेक्ट। ऊपर से हमने राजमा चावल खा रखे थे, है ना, वो एक एग्जॉस्ट होगी। अब हम सेकंड किलोमीटर की जो रनिंग करनी हमने स्टार्ट की, तो निशु थक गया, हालांकि वो रनिंग कम, वो वॉकिंग ज्यादा थी। फिर मैंने निशु मेरे को कहने लगा भी ना अब नहीं हो पाए, तो मेरी साइड से निशु बस एक ही था, निशु करेंगे यार, कंप्लीट तो करेंगे, अभी तो 1 किलोमीटर हुआ है, एक काम कर पैदल चलते हैं, है ना, Right. पैदल चलते हैं, स्टेशन में देख लूंगा, चलता रहा। हाँ, हालांकि ये कहने की बात थी, उसके बाद निशु ने इक्वली परफॉर्म किया हर एक सेशन में, राइट, राइट। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम रनिंग में काफी ज्यादा लैग कर, काफी जो मेजर लैग रहा है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारा क्या रनिंग लगता पार्ट है रहा। उसके बाद हमने कितने राउंड थे जो रनिंग करके किए हैं और कितने राउंड थे जो वॉकिंग करके? मैं तो ये बोलूंगा हमारे इवेंट में हमने 80% टाइम तो वॉक करने वो को बिल्कुल, दिया। हमने सबसे ज्यादा अच्छी रनिंग की थी फर्स्ट में, जो मैं इसको बोल रहा हूँ, बिल्कुल जब रेस स्टार्ट हुई ना, वहाँ पे जो रेड बुल से निकले थे स्लो ब्रदर, भागेंगे ना। मैंने इसको को एक ही चीज गाइड कर रहा हूँ, निशु स्लो, लोगों को जान दे आगे, बिल्कुल और स्लो और स्लो, लेकिन ये ना ना भागो, भाग गए वो, भाग गए वो चीज नहीं करनी थी। मैं मेरे को पता था एक बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, हमें वो नहीं कर रखा और वही काम हुआ। वो अल्टीमेटली वही हुआ। हालांकि हमने उसको रिकवर कर भी लिया था, एक दो बार फेस वॉश किया हमने, कुसुम भी बीच में अवेलेबल है, जा सकते हैं, है। तो उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा। कुछ हमने वाटर इनटेक किया, हाइड्रेशन का उसमें ऑप्शन था हमारे पास, करेक्ट। रेड बुल वगैरह थी, और कुछ BCAA प्रोवाइड करा। बहुत सारी चीजें थी, मैंने तो मेजरली। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैंने एक बार भी पानी नहीं पिया, मैं तो दबा के रेड बुल और इसका अपोजिट, मैंने सिर्फ एक बार रेड बुल पी थी फर्स्ट राउंड में, उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी। हाँ, मुझे जो फील हुआ कि हाइड्रेटेड होना जरूरी है, वो पानी से ही फील मेरे को ये फील हुआ कि जो एनर्जी शुगर रेड बुल के अंदर आती है कि वो वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है, इंस्टेंट एनर्जी मेरे को मिल रही थी।
जिससे मैं एंड तक नहीं थका। बस मेरे को एंड में लास्ट जो मेरा लूप था, मेरी जो काप्स की मसल थी वो ओवरलैप हो गई थी, हाँ, है उस ना। टाइम में ऐसा हो गया था। ऐसा हो गया ना कि अब मेरे को चलना भी छोड़ो, उठा के लेके जाना था। बिल्कुल। मैं एकदम से मैंने अपने आप को स्टॉप किया धीरे धीरे। फिर मैंने उसको मोटिवेट किया, भाई आखिरी राउंड है अगर मैं उस टाइम बिल्कुल रुक जाता तो भी कहीं ना कहीं मैं नहीं चल पाता। बस फिर इसको उठा के लेके जाना। कंट्रोल किया अपने आप को, अपने काफ्स को धीरे धीरे मूव करते करते करते। और एक और चीज याद होगा, हम थोड़ा सा और आगे निकले, एक भाई साहब की काफ्स हाँ, बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, वो गिर गया, लेटे हुए थे, लेटे वो हुए बेहोश की कंडीशन में आ गया था। फेंट होने थे। और आप वो कंप्लीट नहीं कर सकता था, उसको पार्टनर्स को उठा के जा नहीं सकता था। इशू यही था। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मैं कैसे इसको कंट्रोल कर गया काफ्स को, रही नहीं तो मैं भी गिरने वाला। मेन चीज यही है, एंड लैप था, मतलब ये लगा लो कि लास्ट के सिर्फ 200 मीटर रहते होंगे उसको लूप को कंप्लीट करने के लिए, जो हमारा रनिंग पार्ट था, लास्ट था ये। उसके बाद एक सेशन भी उसके बाद एक वॉल्यूम पे था। था। मतलब अल्टीमेटली वहां तक पहुंचने तक का सिर्फ 200 मीटर का डिस्टेंस था, और उसमें वैसे हालत हो गई थी, नस पे नस चढ़ गई थी भाई की। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था, यार अब कैसे होगा। एक चीज मैं इसमें कहूंगा, जैसे कि जैसे वो मसल के ऊपर एक आ गई है, तो उसमें मेरे को कितना अर्ली 50 मीटर का टाइम लगा होगा कि जो उसको रिकवर करना। 50 भी ज्यादा बोल देना, 20-30 मीटर में हाँ, वो बस रिकवर हो गई थी। वॉक किया, स्लो वॉक वॉक किया। किया, स्लो वॉक किया, पैरों को ऐसे मूव किया, है राइट। ना। तो अब उसके बाद तुरंत बाद हमारा वॉलीबॉल आ और गया, कोई शुरू उसके बाद पता नहीं। जो कि परफॉर्म ही मैंने ज्यादा किया हाँ, था। मेजरली तो इधर ही किया तो मैंने भी था, लेकिन वो फाउल वाली चीजें ज्यादा हो रही थी, मतलब अब रिपीटेड मेरे को करना पड़ फर्क रहा था उसमें कुछ परफॉर्म। भी नहीं था, अगर मैं 15 बॉल फेंक रहा हूँ तो मेरी 15 की 15 काउंट हो रही है, भाई साहब फेंक रहे हैं तो इनकी 3 काउंट हो 15 रही में है। से 3 काउंट हो रही है, वो बाकी जो 12 है बस वो वेस्टेज थी। अब इसमें क्या है ना, इनको मिल गया डिमोटिवेशन, हाँ। मेरे को मिल रहा है प्रेशर। बाकी के सारे मेरे को करने तो हैं। लास्ट जो स्टेशन था उसमें मेजर चीज यही हुई थी हाँ, कि भाई के ऊपर था प्रेशर, बिल्कुल। और मैं तो हो गया था डिमोटिवेट। टीम कि जब 15 वॉल वॉल मार ली, उसके बाद काउंट हो रहे हैं, वहां पे जो रेफरी था, पोस्ट था, वो कह रहा है कि आपके तो सिर्फ 3 ही काउंट हुए। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, वो हंस के बता रहे हैं 3 हुए। मैंने तो लास्ट पे ही कह दिया भाई, करता अब रहा। मेरी भी मजबूरी थी, अगर मैं 15-20 रैप में करके आया हूँ, एक दो फॉल शायद मेरा भी हो, फॉल तो पेनल्टी तो नहीं थी उसमें, लेकिन काउंट नहीं कर रहे थे वो। काउंट नहीं हो रहे थे। तो अब मेरे को चेंज करना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि मेरे को अपने लिए रेस्ट रेस्ट भी चाहिए। चाहिए। वो भी अगर जरूरी। 15 में 3 निकाल रहा है, कुछ तो आ रहा है। फिर मैंने उस चीज को चेंज कर दिया था, फिर मैंने 15 परफॉर्म नहीं करे, फिर मैंने उसको, चलो मैं 7 ही करूंगा या 6 ही करूंगा, लेकिन वो ट्राई कर रहा था मैं करेक्ट हो, ताकि वो काउंट भी हो और भाई को रेस्ट भी मिले टाइम टू टाइम। अच्छा, एक बात बताओ कि आपके लिए सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था इस इवेंट में। मेरे लिए सबसे इमोशनल था जब हमने वहाँ पे चढ़े और हमने शौकीन से जो क्लियर फिटनेस का फ्लैग लेके, और क्लियर फिटनेस का फ्लैग हमने लहराया। राइट। इससे इमोशनल कुछ भी नहीं था, है ना। करेक्ट। हाँ, टाइम मैटर नहीं करता, हमने 2 घंटे में कंप्लीट किया, लेकिन जब हम क्लियर फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्लैग को ऐसे लेके, दी बेस्ट इमोशन। करेक्ट, वो फीलिंग डिफाइन नहीं कर विक्ट्री की सकते फीलिंग थी। कि कैसी फीलिंग थी, बहुत बढ़िया फीलिंग हाँ, थी, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे, उस फिनिश लाइन पे पहुंच गए थे। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, ये बैच हमने उसके बाद मिले थे, सबसे पहले हमने फ्लैग लहराया था। ये बैच की हमें इतनी फीलिंग नहीं आई थी जितना हमने क्लियर फिटनेस को वहां पे लहराया राइट। स्टेज के ऊपर, राइट। है ना। तो ये सिर्फ हम दोनों की ही नहीं, ये पूरे एयर फिटनेस फैमिली की एक फिर अचीवमेंट है। आपको इसके अलावा कौन सी फीलिंग थी जो ज्यादा इम्प्रेसिव लगी। देखो, वहां पे अगर कोई अननोन लोग भी थे ना, जिसको हम जानते भी नहीं थे, वो लोग भी हमें मोटिवेट कर रहे थे, हर किसी को मोटिवेट कर रहे थे। मेरे को एक चीज और थी जो इमोशनल थी, काफी लोग थे जो क्लियर फिटनेस का फ्लैग देख के कह रहे थे कि हमारे को, हमें भी आपके साथ फोटो क्लिक करनी है। बिल्कुल। हालांकि हमारे पास अपोडियम नहीं था, अपोडियम का फ्लैग नहीं था, हमारे पास क्लियर फिटनेस फ्लैग था। लोग आ रहे थे अपना अपोडियम लेके हमारे क्लियर फिटनेस के साथ पिक क्लिक करने। राइट। ये एक अलग ही फीलिंग थी, बिल्कुल। काफी इमोशनल। बहुत इमोशनल था। जो लोग फॉरेनर थे वो भी हमारे क्लियर फिटनेस के जिम के फ्लैग के साथ हमारी फोटो क्लिक कर रहे हैं। अमेजिंग। वाह। करेक्ट। डेफिनेटली सही बात। अच्छा, एक बात बताओ कि ये हायरॉक्स दिल्ली वाला जो बैज मिला है, ये हमें व्हाइट कलर वाला मिला हुआ है, कईयों के पास मैंने देखा ब्लैक कलर का था।
वाइट कलर का मतलब है प्रो, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। और ब्लैक कलर का मतलब है उन्होंने ओपन में पार्टिसिपेट किया है। ओपन में क्या होता है, वेट कम होता है, इजी होता है, और कहीं ना कहीं काफ़ी इजी होता है। काफी इजी होता है। एक चीज़ और बताता हूँ, प्रो जो वाइट है, कपल को भी मिलता है, वो भी वाइट ही मिलता है, लेकिन उनका वेट कम होता है। जहाँ मेल और फीमेल कपल होते हैं प्रो में, उनका वेट वही जो ओपन वाला होता है वो होता है। तो ये सबसे हाईएस्ट वेट था, करेक्ट। सबसे राइट। हाईएस्ट वेट। सबसे हाईएस्ट वेट हमने पहली बार में ही वही है जो सबसे ऊंची सीढ़ी खेलना चाहिए। हाँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ हुई है कि हमने सबसे डिफिकल्ट लेवल पे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया। हाँ, अब क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम करेंगे ऑब्वियसली हम प्रो कैटेगरी में ही करने वाले हैं। इसका एक बेनिफिट और है, जो अगर हम ओपन में करते हैं ना तो हमारे मन में एक हेजिटेशन रहती कि यार प्रो प्रो होगा नहीं कैसे होगा। होगा, प्रो कैसे होगा। बिल्कुल करेक्ट है। सबसे वो हमारे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने पहले से ही प्रो कर लिया। अब हमें पता है हम प्रो के अलावा दूसरा करने वाले हैं नहीं, सही बात। हमने करना ही प्रो में है। और बहुत जल्द आपको नोएडा में मिलते हैं प्रो के साथ। डेफिनेटली। निशु, अगर रेस दोबारा होगी फिर से नोएडा में, तो क्या चेंज करना चाहोगे ट्रेनिंग में या फिर कुछ हो? देखो मेजर चीज़ तो जो हमें यूज करना है रनिंग टेक्निक पे करना है, स्टेमिना बिल्डअप पे करना है, वो सबसे मेजर चीज़ रहना है। इसमें हमने मेजर लैक किया। सो टाइम है, वी हैव गुड टाइम, अभी 4 से 5 प्रॉपर महीने हमारे पास हैं उसको कवर अप करने के लिए। ठीक है, मेरे को क्या चेंज करना है यहाँ पे, जो 2 घंटे 16 सेकंड टाइम आया है, इसमें दो की जगह एक लिखा। फॉर श्योर। 1 घंटा 16 सेकंड से होगा, पर हमारा टारगेट यही है। ये चेंज करना है, वो कैसे करना है? हार्ड ट्रेनिंग। और हार्ड कोर ट्रेनिंग। बिल्कुल। और इसकी प्रिपरेशन बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं, जो शायद पूरे इंडिया में कोई और नहीं कर रहा होगा। राइट। क्योंकि हम एजुकेशनल भी जा रहे हैं और एफिलिएशन में भी जा रहे हैं। बाकी इसकी आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम लेके आ रहे हैं, कंप्लीट डिटेल बताएं। और मेरे लिए तो बेस्ट चीज़ इसलिए है क्योंकि ये हायरॉक्स नोएडा में होने वाला है और मैंने तो मोस्ट ऑफ द जर्नी जो मेरी प्रोफेशनल वर्किंग जर्नी भी रही है, राइट, तो वो नोएडा से ही रही है, तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया फील है। और एक और चीज़ कहीं ना कहीं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हाँ हाँ। निशु बहुत जल्द एक और क्लियर फिटनेस की ब्रांच नोएडा में ओपन करने नोएडा वाला है। में तो वो भी कंपनी की ही रहेगी बहुत जल्द। हम प्लान तो कर रहे हैं, प्लान कब यही है करना अभी कुछ नहीं है, लेकिन पाइपलाइन के अंदर है अभी। डेफिनेटली। मेरा मन ऑब्वियसली है कि नोएडा में सेटल होना है, तो नोएडा में क्लियर फिटनेस तो फॉर श्योर इज प्लान। क्या हम कह सकते हैं कि जो नोएडा की ब्रांच होगी वहाँ पर Right. फर्स्ट डे से हाई रूप का सेटअप होगा? फॉर श्योर ये इन रिटर्न है, फॉर श्योर आज हम लिख के दे देते हैं जब भी हमारा ये क्लियर फिटनेस ओपन होगा नोएडा में तो फर्स्ट डे से ही हम एफिलिएट रहने वाले हैं अपने हायरॉक्स ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल। और क्लियर फिटनेस पानीपत ऑलरेडी, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो हम एफिलेटेड होंगे हाईरूप से, हाईरूप्स के ऑफिशियली पार्टनर होंगे। Right. और हम दोनों ऑफिशियली लिए कोच होंगे, हाईरूप्स के सर्टिफाइड कोच, करेक्ट। है ना। इसके 3 लेवल होते हैं, तो वो हम तीनों लेवल की हमने स्टडी स्टार्ट कर दी है। और करेक्ट। बहुत जल्द वो हम हाईरूप्स की वेबसाइट पे भी लिस्टेड हो। डेफिनेटली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हायरॉक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खर्चा कितना आता है ओवरऑल, रजिस्ट्रेशन से लेके ट्रैवल से लेके अपने क्लोथिंग गेयर से लेके एवरीथिंग, क्या लगता अरे यार, ये क्वेश्चन ना आपने ऐसा पूछ लिया जो बहुत सारे व्यूवर को ना धक्का लगने वाला है। है? फॉर श्योर। ठीक है, मैं क्लियर बता देता हूँ। हाइरोक्स एक लग्जरी रेस है और काफ़ी कॉस्टली है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा अपर क्लास के लिए है। फॉर श्योर। ठीक है, अगर हम इसकी टिकट की बात करें, अगर हम सिंगल में कर रहे हैं तो 10,000 रुपये है, डुअल्स में कर रहे हैं तो 10 + 10 20,000 रुपये है। तो मिनिमम 20,000 रुपये का तो हमारा सिर्फ टिकट परचेज का था। कुछ हमने वहाँ पे कैमरा अपॉइंट किया। अपॉइंट किया था, जो वहाँ पे शूट होता है, ऑफिशियल होता है हाईरूट से साइड से। और 20,000 का ओवरऑल खर्चा आ गया ये, जो हमने हाईरूट को डायरेक्टली पे किया है। ट्रैवलिंग कॉस्ट लगा ले तो 4 से 5,000 ट्रैवलिंग कॉस्ट, क्योंकि डीजल, टोल टैक्स, हो सकता है हम पानीपत से आए तो आप कहीं और दूर से आ रहे हो या नज़दीक से आ रहे हो, तो डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ है ट्रेनिंग। अब हम ट्रेनिंग में, अगर हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमने तो नहीं ली, तो खुद से राइट। ट्रेनर्स हैं, तो वो कोर्स हमारी शायद बच गई, डेफिनेटली। है ना।
उसको हम अपने साइड से नेगलेक्ट मानते हैं, लेकिन आपके लिए वो 50,000 रुपये मिनिमम 1 से 2 महीने के जोड़ के चलना, फॉर श्योर। है ना। तो ये हो गए 70,000 रुपये। राइट। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, एटलीस्ट 20 से 30 हज़ार एक बंदे का न्यूट्रिशन का लगेगा। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट हमें अच्छे लेने पड़ेंगे, ओमेगा 3 वगैरह। तो ये सब मिला के 30,000 का पैकेज बनेगा 2 से 3 महीने का राइट। एक बंदे का। तो ओवरऑल जो बजट मैं अभी सुन के जज कर पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपका लाख से 1.5 लाख तो बेयर मिनिमम तो मिले। अभी बहुत कुछ है। जब हम इतनी बड़ी इवेंट में जाते हैं तो हमारे साथ कोई हमारा फैमिली मेम्बर या कैमरामैन ये भी जाता है। अगर फैमिली मेम्बर जा रहा है तो एज ए स्पेक्टेटर उसकी टिकट परचेज करनी पड़ेगी, जो कि 700-800 रुपये की है बिल्कुल है ना। करेक्ट। साथ में हम तो कैमरा में लेके गए थे। कितने कैमरा मैन? हमारे तो पूरे ओवरऑल जो टीम तीन। थी, 4 लोग थे ओवरऑल, आया हाँ उसका मिला के 3 तो अलग से थे, इन हाउस थे। हाँ, 4, हाँ बिल्कुल 4 कैमरामैन थे। एक वहाँ हेरोक्स का ऑफिशियल था, 2-3 हम अलग से लेके गए थे। उनका एडिशनल पे कैमरा कैमरा भी अगर आपके पास नहीं है तो शायद रेंटेड होगा या फिर कैमरामैन का होगा। फिर उसकी एडिटिंग का खर्चा, बिल्कुल कॉस्टिंग है, बिल्कुल बहुत है ना। और ये चीज़ें जोड़ते जोड़ते और भी कुछ है, फूड न्यूट्रिशन जो हमने उससे पहले लिया। और जब हम बाहर जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ फूड बढ़ जाती डेफिनेटली। है ना। तो मोटा मोटा अगर हम मान के चलें, डुअल्स में आपको पार्टिसिपेट करना है तो 2 लाख तो मान के चलो कि आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है। 1.5 से 2 लाख, 1 लाख में भी अगर आप बजट में जाना चाहो तो कर सकते ये तो बेयर मिनिमम बताया है कि आप एकदम हल्के हाथों से स्पेंड करोगे तब ये सीन तो होना ही हो। होना है। एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ, आप 1 लाख खर्च कर रहे हो, 2 लाख खर्च कर रहे हो, मिलना इसके अलावा कुछ नहीं। एंड 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। रिजल्ट यही है, इससे ज्यादा अगर आपको मिलेगा तो पोडियम मिल जाएगा, फ्लैग मिल जाए। हाँ फ्लैग मिल जाएगा। लेकिन एक चीज है नहीं, अगर हमें अपोडियम मिलता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ आते हैं, तो स्पॉन्सरशिप। हमें मिलती है स्पॉन्सर से। मसूलेस की वहाँ पे ज़्यादा चलती है, मसूलेस की, प्यूमा की, इनकी स्पॉन्सरशिप से हम एक अर्निंग कर सकते हैं। अगर ROI की बात करें तो सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट, डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। हाँ, खर्चा होने वाला है। एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, जिसकी जेब में पैसा है वही एरोज की साइड देखें, सोचें। ऐसा नहीं है कि देखो किसी के ज़्यादातर एथलीट क्या होते हैं कि एक प्राइस को देख के, यार मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो मेरे को 2 लाख का वहाँ प्राइस जीतना है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं। मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं है। हाँ, वो चीज़ सोच के मत आओ हाइरोक्स में। हाइरोक्स में आना है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन, आपको एक मोटिवेशन अगर आपको चाहिए, एथलीट्स के साथ एक एक्सपीरियंस चाहिए, एक अच्छी कम्युनिटी के साथ आपको रन करना है, तो वो आप कर सकते डेफिनेटली एक ही अपॉर्चुनिटी है आपका नेटवर्क बिल्डिंग के लिए, अगर आप फिटनेस से जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप एक अच्छे जो लोग हैं, एथलीट्स हैं या बिगनर्स हैं जो फिटनेस में प्रमोट कर रहे हैं खुद को, उनके साथ मिलने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हो। चलो इस चीज़ को हम एक काम करते हैं। कईयों को लगता होगा कि अरे यार ये तो मेरे लिए नहीं, काफ़ी कॉस्टली है। डाइट प्लान आप देख लेना, आप क्लियर फिटनेस पे आओ अपना, हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप उस क्लास में फर्स्ट आते हो, सिर्फ उस क्लास के अंदर, उसमें हम भी होंगे। अगर आप उस चीज़ को जल्दी कवर कर लेते हो, कम से कम टाइम में जो फर्स्ट आएगा उसकी स्पॉन्सरशिप हम करते हैं। बिल्कुल। उसकी जो फी है यहाँ से लेके शायद वो डोज की भी रह सकती है, राइट। उनकी जो फी है हम पे करेंगे। यहाँ से ट्रैवलिंग कॉस्ट हम करेंगे, यहाँ से वहाँ तक का फूड करेंगे, और कहीं ना कहीं बाकी जो न्यूट्रिशन है, वो डाइट प्लान है, वो आपको डेफिनेटली तो ये आप सारे क्लियर फिटनेस फैमिली मेंबर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि क्लियर फिटनेस एक स्कॉलरशिप, एक स्पॉन्सरशिप करने वाला है। सो ज्वाइन करो क्लियर फिटनेस और अपनी हायरॉक्स और फिटनेस जर्नी को शुरू करो हमारे। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं हाईरॉक्स नोएडा से। तो वहाँ पे किसी को पार्टिसिपेट करना है, आप आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ अपनी, और रजिस्ट्रेशन करा के आप स्टार्ट कीजिए। 1 महीना प्रैक्टिस कीजिए, 2 महीना प्रैक्टिस कीजिए, कि जनवरी में होने वाला है। आप दिसंबर में हम एक मैच कराते हैं, जितने भी हमारे टीम मेंबर होंगे, जो भी ग्रुप के अंदर हैं, वही जो वहाँ पे विनर होगा उसकी स्पॉन्सरशिप हमारी साइड से। तो प्रॉपर सिमुलेशन हम करेंगे अपने इवेंट से पहले अराउंड। इवेंट से पहले करेंगे, हम दिसंबर के एंड में करने वाले हैं। वही जो फर्स्ट आएगा वही करे।
बिल्कुल, तो ये अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, सार रजिस्ट्रेशन एट क्लियर फिटनेस राइट। और स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी। करते हैं इसको स्टार्ट कमिंग सो। निशु, एक चीज बताओ, क्या क्या जरूरी है, जैसे कि शूज, क्या क्या गियर्स इंपॉर्टेंट है हाइरोक्स को पार्टिसिपेट करने के लिए? देखो मुझे जो फील होता है ना, आपको जो भी आप शूज़ डेली वेयर में पहनते हो सिलेक्टेड वही होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी रेगुलर शूज़ पहन रहे हो वही आप इवेंट वाले दिन भी पहनो। ऐसा नहीं है कि पहले तो आप रेगुलर शूज़ पहन रहे हो और वहाँ इवेंट के लिए एकदम नए शूज़ लेके आ गए और वो पहन रहे हो। ये मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे को फॉर श्योर ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, रनिंग के शूज अलग होते हैं, रेगुलर मत डालो। तो आप स्नीकर भी डाल रहे होंगे। ये मेरे को पॉइंट आउट इसलिए कर रहा है कि क्योंकि मैं परेशान हो गया था, क्योंकि न्यू शूज थे एक टाइम पे आके, लेकिन पैसे थे रनिंग में साथ। रनिंग के शूज आप परचेज कीजिए। अगर आपको बजट में जाना है तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, वो आपकी चॉइस है। हाँ, एक मैंडेटरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को बैक में दिक्कत है, आप बेल्ट ले सकते हैं, अलाउड है। और रिस्ट बैंड ले सकते हैं, किसी को रिस्ट में पेन रहता है वो ले सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आपको, मेरे को तो ये लगता है कि शूज़ मैंडेटरी है, ज़्यादा कपड़े डालने की ज़रूरत ही नहीं होती वहाँ। जितने कम डालोगे उतना बेनिफिट है, हाँ, आपके शॉर्ट्स कंफर्टेबल होने क्योंकि चाहिए। बॉडी मैच जो होने वाली है। अगर आप ज़्यादा टी शर्ट लोग टी शर्ट डाल के जाओगे ना फुल स्लीव्स की, तो वो आपको उल्टा परेशान करे वाली। डेफिनेटली वो सेटिंग से तो आप परेशान हो ही तो जाओ। ज़्यादा गेस के ऊपर फोकस ना करके आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और श्योर हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं जल्द। हम इस चीज़ पे वर्क अराउंड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप वार्म अप करो बॉडी को, फिर पार्टिसिपेट करो। निशु, बिगिनर्स ज़्यादा गलती क्या करते हैं? ज़्यादा एक्साइटमेंट में मत आओ। बस अब कोई पीछे नहीं देखना है, अब आप हमें और क्लियर